हेलो, गुड इवनिंग गाइस। भैया बात मत करो, आगे बैठो। सही, आगे मुंह करके बैठो। हाँ, यस, डन। डियर स्टूडेंट्स, अभी कोई बात करता हुआ पाएगा तो वो बाहर बैठेगा, ध्यान रखना। बात करना अलाउ है नहीं, 1% अलाउ नहीं है, ध्यान रखना लास्ट तक। तो हमने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, उसमें हम आज आगे पढ़ेंगे। तुम लोग भी अच्छा पढ़ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। अगला टेस्ट भी होगा अगले संडे को, उसके अंदर तुम तैयारी कर लेना बढ़िया से। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के अंदर अब तक हमने कुछ बातें जो पढ़ी है, माधवी लता को बोलते हैं हिप्टेज बेंगालेंसिस। क्या कहते हैं? माधवी लता को क्या कहते हैं भैया? हिप्टेज बेंगालेंसिस कहते हैं, जिसका जो है कालिदास ने उसमें जिक्र किया है, शकुंतलम जो आप कह रहे थे उस नाटक यानी प्ले के अंदर। गार्डनिंग की जो शैलियां होती वो चार प्रकार की होती है: औपचारिक, अनौपचारिक, स्वतंत्र और जंगली। औपचारिक सबसे मेन थी, इसमें 5 गार्डन आते। बोलो, मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन एंड इटालियन गार्डन, अमेरिकन गार्डन। जो अनौपचारिक शैली है उसके अंदर 3 गार्डन है: जापानीज गार्डन, इंग्लिश गार्डन, चाइनीज गार्डन। फिर थी अगली शैली स्वतंत्र, जिसको बोलते हैं फ्री स्टाइल। क्या कहते हैं? उसके अंदर है रोज गार्डन लुधियाना, रोज गार्डन लुधियाना, वो इसका एग्जाम्पल था। और लास्ट हमने क्या पढ़ा था? तो उसका हमने तो गले में थोड़ी तकलीफ हो गई थी। तो हमने क्या पढ़ा? जंगली शैली जो है, ये जंगली शैली अपने विलियम रॉबिन्सन ने दिया था कॉन्सेप्ट। और हर्बेशियस बॉर्डर किसका फीचर है? हर्बेशियस बॉर्डर है इंग्लिश गार्डन का फीचर। वो कॉन्सेप्ट भी जो है विलियम रॉबिन्सन ने दिया था। मुगल गार्डन का फीचर है बारादरी, ठीक है। और राष्ट्रपति भवन गार्डन को अमृत उद्यान कहते हैं, उसकी डिजाइन तैयार की थी एडविन ल्यूटिन्स ने। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। लाल बाग बेंगलोर के अंदर है, और टुलिप गार्डन श्रीनगर में है, शालीमार गार्डन भी श्रीनगर के अंदर है। ऐसे याद आप लोग रखना इनको। फिर हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था वेजिटेबल गार्डनिंग। वेजिटेबल गार्डनिंग में हमने कहा था कि भाई के बेली ने तो 2 तरीके बताए थे: होम स्केल गार्डनिंग, कॉमर्शियल गार्डनिंग। और थॉमसन और केली ने 7 प्रकार बताए थे। 7 प्रकार कौन कौन से थे अब पढ़ेंगे अपन। 7 प्रकार थॉमसन और केली ने। सबसे पहला प्रकार कौन सा पढ़ा था कल? उसमें हमने एक तो होता है बेटा ट्रक गार्डनिंग। क्या होता है? ट्रक गार्डनिंग के अंदर क्या फीचर था? एक्सटेंसिव मेथड ऑफ गार्डनिंग। दूसरा हमने क्या पढ़ा था बच्चों? मार्केट गार्डनिंग। शाबाश। तो मार्केट गार्डनिंग की क्या विशेषता थी? ये एक तरीके का इंटेंसिव मेथड है। ये तो है एक्सटेंसिव और ये है इंटेंसिव मेथड। एक प्रकार और पढ़ा गया था अपने द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, फ्लोटिंग। यस। तो फ्लोटिंग का मतलब तैरते हुए उद्यान। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फ्लोटिंग गार्डनिंग का उदाहरण है डल लेक या डल झील, जो कि श्रीनगर में है। जम गई आजकल, डल झील जम गई। आज न्यूज देख रहा था सुबह, तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे डल झील, जो कि फेमस है और जम चुकी है। आज एक कैमरामैन बता रहा था। तो इस तरीके से तो वो जम चुकी है, ठीक है। सो द ट्रक गार्डनिंग एक्सटेंसिव, मार्केट गार्डनिंग इंटेंसिव, फ्लोटिंग गार्डनिंग का उदाहरण है डल लेक। अगली जो चौथा प्रकार इसका है स्टूडेंट्स, उसे हम लोग कहते हैं सीड प्रोडक्शन गार्डनिंग। क्या कहते हैं? सीड प्रोडक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? बीज उत्पादन। ये भी एक फेमस विधि है, बीज उत्पादन। बीज उत्पादन गार्डनिंग या सीड प्रोडक्शन गार्डनिंग, सब्जी उगाने का अगला तरीका। इसके प्रश्न बहुत आते हैं। हमने उस दिन आइसोलेशन डिस्टेंस पढ़ा था। तो जो बीज उत्पादन गार्डनिंग होती है,
उसके अंदर हमें जो बात याद रखनी रहती है, एक तो उसमें मुख्य बात कौन सी आती है, रोगिंग। कौन सी आती है? एक तो हम उसमें रोगिंग करते, तुमने पढ़ रखा है? अरे तुमने रोगिंग पढ़ रखा है क्या? रोगिंग का मतलब क्या होता है? और एक है पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी मतलब ये जो सब्जियों का उगाने का तरीका है, ये सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला तरीका है आज की तारीख में। बीएससी करने के बाद में कई लड़के, बाड़मेर का लड़का ऐसा थोड़ा ऐड कर दो, मैंने कहा क्या ऐड करना है, मैंने एक सब्जियों की कंपनी बना ली। नहीं, सब्जियों की कंपनी में क्या बना लिया है, वो अभी बोल रहा था, दोस्ती एक तरीके से हमारा, वो कह भी रहा था कि भाई हमने सब्जियां, मतलब एससी को आप बड़े स्तर पे करो, बीएससी एमएससी कर ली, अब बड़े स्तर पे रजिस्ट्रेशन लो, और बीज उत्पादन करना थोड़ा स्किल का काम है, थोड़ी ट्रेनिंग लो महीने भर की और फिर करो। ट्रेनिंग भी ये चीजें मेन है, एक तो पृथक्करण दूरी का महत्व है ताकि जेनेटिक प्योरिटी बनी रहे, और एक रोगिंग का मतलब कि कोई दूसरी वेराइटी के बीज मिक्स नहीं होने चाहिए। रोगिंग किसको कहते हैं? कोई दूसरी वेराइटी का बीज मिक्स है, उसे हम कहते हैं रोगिंग। तो इसका प्रश्न एक एग्जाम में पढ़ रखा है मैंने, ये सबसे वैज्ञानिक विधि क्या है? ये प्रश्न आएगा कि सबसे वैज्ञानिक तरीका कौन सा है सब्जी उगाने का, तो ये जो है ध्यान रखना, सबसे वैज्ञानिक प्रकार, मोस्ट साइंटिफिक मेथड क्या है ये? इट इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग सीड प्रोडक्शन। मतलब इसमें वैज्ञानिक का मतलब इसमें जानकारी चाहिए, हर कोई आदमी थोड़ी कर पाएगा, इसमें टेक्निक चाहिए, इसलिए ये है साइंटिफिक मेथड, ध्यान रखना। इसी प्रकार से अगली जो मेथड है उसे हम कहते हैं गृह वाटिका। क्या कहते हैं? किचन गार्डनिंग। क्या कहते हो उसको? किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग आप इसको कह रहे हो, हम इसको क्या बोलते हैं? गृह वाटिका। गृह वाटिका का मतलब जो आपका घर है उसके आसपास जो जमीन है वहीं पे आप लोगों को क्या कर देना है, सब्जियां वगैरह उगानी है, फल वगैरह उगाना है। खासकर सब्जियां जो मेन आपके दैनिक जीवन में आती है वो सब्जियां आप उगाओ। इसमें याद ये रखना है, ये सबसे पुराना तरीका है। क्या है ये? सबसे प्राचीन। तो सबसे प्राचीन तरीका कोई पूछे तो कौन सा है? सबसे प्राचीन तो हो गई भाई, जब लोग बाग, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जगह पे, ऑस्ट्रेलिया नहीं, रूस के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम तो भूल गया क्योंकि याद नहीं रहते विदेशी नाम इतना। वहां पे कोई हाथी का कोई बच्चा, जैसे एक 50,000 साल पुराना एक अवशेष मिला। 50,000 साल पहले, आज से 50,000 साल पहले कल्पना करो, तुम तो भी 100 साल पुरानी बात करते थे। एक हाथी का बच्चा जैसा है, कोई उस जीव का नाम पता नहीं क्या है, तो वो उसका सबसे फ्रेश मिला है, और फ्रेश अवशेष, उसमें उसकी त्वचा वगैरह भी से दिख रही है, मरमरा खत्म हो गया लेकिन यूं है, मत अवशेष है। तो सबसे प्राचीन से हम यूं समझते हैं कि भाई जब लोग बाग समझने लगे होंगे तो अपने घर के आसपास में ही तो उन्होंने सब्जियां उगाना शुरू किया होगा। भाई लोग जब सीखे होंगे कि हम एक यहाँ पे रहना सीख रहे हैं एक जगह पे, तो उस घर के आसपास ही तो उन्होंने सबसे पहले फल सब्जियां उगाना सीख लिया होगा, तो इसलिए सबसे प्राचीन। तो ये किचन गार्डनिंग जो है एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, जितनी ह्यूमन सिविलाइजेशन पुरानी है उतनी ये किचन गार्डनिंग। यही प्रश्न आता है, प्राचीन को बोलते हैं एंशियंट। क्या कहते हैं? तो ये मोस्ट एंशियंट सिस्टम है। एंशियंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन, तो सबसे पुराना तरीका है। ठीक है, एक ये बात। इसमें भी अपन पौधों को पास पास में ही लगाते हैं, ये भी इंटेंसिव मेथड है। कैसा है? इंटेंसिव मेथड। तो इंटेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग मतलब इसमें भी सघन बागवानी अपनानी रहती है। सघन बागवानी, सघन बागवानी बोले तो इंटेंसिव का मतलब, क्योंकि किचन गार्डन के आसपास भी तो जमीन गिनती की रहती है, की कमी रहती है, तो उसमें हम कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक सब्जियां उगाने की कोशिश करते हैं। मैंने तुम्हें पहले बताया था, हमारे वो कलेक्टर मैडम थी, एक कॉन्सेप्ट आया था जो ट्राइब एरिया में हमने उसको खूब लगाया था, बढ़ चढ़ के, उसका नाम था पोषण वाटिका। क्या नाम था? पोषण वाटिका को भारत सरकार ने एक तरीके से बढ़ावा दिया कि जितने भी आदिवासी इलाके हैं तो वहां हर स्कूल में, हर एक व्यक्ति के घर पे पोषण वाटिका बनाओ। पोषण वाटिका से गोलमाल था उसका डायमीटर माप के, तो इस तरीके से उसको बनाया गया पोषण वाटिका को। ये इसमें 3 लेयर थी। क्या थी? 3 लेयर थी। 3 लेयर के अंदर, अंदर की साइड आपको जो है जैसे लगा, अंदर की साइड 4-5 लकड़ियां लगा के यूं बड़ा सा ऐसे बनाना, उसमें कुकुर बीट्स लगाने थे। क्या लगाना है? कुकुर बीट्स लगाने थे पहले घेरे में। फिर लगानी थी फल वाली सब्जियां, कौन सी? फिर लगानी थी पत्तेदार सब्जियां।
ऐसे करके एक पोषण वाटिका हमने बनाई थी चारों तरफ, और यहाँ पर पेड़ लगाने थे, पपीता है, जिनकी साइज सहजना है, वो है। तो पोषण वाटिका का कॉन्सेप्ट आया था, हम भी अपने घर पे कर सकते, ठीक है। ऐसी पोषण वाटिका बनाई, उसमें भांति भांति के, तो घर पे काम 12 महीने सब्जी। अरे सब्जियां तो घर पे सबको फ्रेश वेजिटेबल खानी चाहिए, घर की सब्जियां खाओ। हम क्या आलसी बहुत, भारत के लोग डीट, ज्यादातर डीट का मतलब जब तक उनको जबरदस्ती कोई हिला के उठाए नहीं तब तक वो उठ नहीं सकता आदमी, ये फैक्ट है। डेवलप्ड कंट्री में लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस, सुबह जल्दी उठें, कोई जिम कर रहा, सब फिट भी रहते हैं। अपने यहाँ नौकरी लगने के बाद में तुम्हारी तौन तुम नाप नहीं पाओ। गलत कर नहीं रहा हूँ, सही। मेरा एक दोस्त रहता था, तो मेरा एक दोस्त था, सही में सुपरवाइजर बनने के बाद लड़के ऐसे फैलते, नौकरी लगने के बाद में टेंशन फ्री हो जाता देखो आदमी, तो उसके क्या फिर हार्मोनल जो है वो टेंशन नहीं लेता कि नौकरी लगी क्या ही करना, तो उसमें क्या है फिर वो चहुर्मुखी वृद्धि होती है उसकी। हाँ, तो फिर वो फैलता है। मेरा साथी था, मैं तो फिर भी जैसा था वैसे ही रहा, लेकिन क्या मैं तो क्या कि चीजें खाता है बहुत कम, मैं तो गिनती की चीजें खाता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई अपन ऐसे ऐसे अल्लड़ बल्लड़ नहीं खाते अपन, कोई चीज अपन सिर्फ। मेरा साथी था एक, दिनेश था, उसका नाम ले रहा हूँ, कुछ सुन रहा होगा ऑनलाइन, तो वो क्या है कि मेरे साथ रहते थे। तो हम वो आरसीए का प्रेसिडेंट था पहले, दिनेश तंवर था। हम जेट में भी इसी रूम में रहते थे, हमने 8 नंबर कमरे में रहते थे, ये बिल्डिंग ही थी उस समय। तो फिर वो या उसके पापा आर्मी में, वो डब्ल्यू लग गया, हमसे था लड़का। अब डब्ल्यू में लग गया तो मैंने उसको पहचान, जयपुर मिले हम वापस 4-5 साल बाद। मैंने कहा कौन? दिनेश। एक नहीं था जोध सिंह, क्या नाम था उसका, जोधा सिंह, वो नहीं था जयपुर में जो लंबा चौड़ा ज्यादा था, तुम्हें पता है। ईश्वर सिंह का भाई क्या नाम था उसका? माधव सिंह लंबा चौड़ा, 7 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, ऐसे हो गया। मैंने कहा क्या कर रहा था? तो ऐसे हो जाते हैं तकड़े। तो हेल्थ का ध्यान रखें, टाइम पे उठे। इसलिए क्या किचन गार्डन बना लो, दवाइयां कम छिड़कोगे तो फ्रेश चीजें घर में मिलती रहेगी। तो सबसे पुराना तरीका क्या है? किचन गार्डनिंग में भी ये भी। अब यहाँ पे 2 चीजें होगी देखो, इंटेंसिव में 2 है। मार्केट गार्डनिंग में भी इंटेंसिव है और इसमें भी इंटेंसिव है। तो दोनों में से इसको प्राथमिकता देनी, किसको देनी है? इसको। अगर जैसे ऑप्शन आया कि निम्न में से कौन सी इंटेंसिव मेथड ऑफ गार्डनिंग है, ऑप्शन में मार्केट गार्डनिंग भी आ गया और ये भी आ गया, तो किसको करना है? मार्केट को करना है। नहीं तो दोनों में से जो आएगा उसको करना है। तो यहां तक एक और प्रकार है उसमें, जिसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, देखो 5 हो गए, 4 इधर लिखा, 5 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा हुआ है। अगली जो मेथड है उसको कहते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग। क्या कहते हैं? या उसको सीधा कह दो फोर्सिंग गार्डनिंग। क्या कहते हैं? फोर्सिंग है। अंग्रेजी के शब्द लिख के, वास्तव में ये है भी अंग्रेजी के शब्द, अपन तो जबरदस्ती इनको हिंदी में लिख रहे हैं। तो फोर्सिंग का मतलब होता है जबरदस्ती। फोर्सिंग का मतलब क्या होता है? फोर्सफुली। फोर्सफुली का मतलब है हम इनको जबरदस्ती उगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी जलवायु नहीं है तब भी, तो हम क्या कर रहे हैं? इनको उगा रहे हैं। तो बेमौसमी सब्जियां उगा रहे, ऑफ सीजन। क्या है ये? तो ये है सब्जियों की बेमौसमी खेती करना, सब्जियों की बेमौसमी खेती करना। बेमौसमी खेती को बोल सकते हैं ऑफ सीजन कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। ऑफ सीजन कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स मतलब ऑफ सीजन खेती। इसमें हम क्या करते हैं? तापमान को कंट्रोल कर लेते हैं ग्रीन हाउस वगैरह के अंदर। जैसे ग्रीन हाउस है, हम ग्रीन हाउस लगाते हैं हॉर्टिकल्चर वाले बहुत सारे, जैसे कोई भी ग्रीन हाउस या पोली हाउस लगा दिया। इस पोलिया ग्रीन हाउस तो इफेक्ट है, आप लोग जानते हैं पहले से। ग्रीन हाउस कोई हाउस नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, इसलिए ग्रीन हाउस। यू नो व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ये धरती है, क्या है ये? धरती को बोलते हैं अर्थ, ब्रह्मांड का एक ग्रह है, अपने सौर मंडल का ग्रह है धरती। अब धरती के चारों तरफ क्या है? कुछ गैसें हैं, उनकी एक परत है। कुछ गैसेस हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। जैसे उसके अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसके अंदर आपका जो है ये है, उसके अंदर आपका जो है नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह है, या फिर सीएफसी है उसके अंदर। ये एक उसके अंदर गैसेस है, सीएफसी है या आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। मतलब ये क्या है कि वहां पर गैस है। ये सारी गैसेस क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस होने की वजह से ही धरती गर्म है आज। जितनी गर्म है, ज्यादा गर्म है, दोनों का कारण यही। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं हो, धरती अपनी चिल्ड हो जाए। क्या हो जाए? बर्फ का गोला बनने में सेकंड्स लगते हैं, ऐसा कहते हैं। क्योंकि इनका क्या काम, जिस सूर्य की किरणें आती है धरती पे वापस चली जाती है, वापस सूर्य की किरणें चली जाती है,
लेकिन इस गैस की जो परत है, इसके मॉलिक्यूल है, वहां से टकरा के कुछ मात्रा में वापस आती है गैस, मतलब जो किरणें आती है, उसकी वजह से धरती पे तापमान नियंत्रित रहता है। अब ड्यू टू एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस, हम इंसानों की जो है, हमने अंधाधुंध हम काल कारखाने लगा रहे हैं, कोई एसी वैसी लगा रहे हो, तुम इस तरीके की जो चीजें काम में ले रहे हो, रेफ्रिजरेटर, इनसे क्या हानिकारक गैसेस निकलती, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से ये जो परत है, इसकी मोटाई बढ़ रही है एक तरीके से। ये परत का मतलब गैस है, ये तो गैस की एक परत है। अब इसकी मोटाई बढ़ने से क्या हो रहा है कि जितनी मात्रा में जो रेडिएशन अपनी धरती पे आ रही थी, अब उससे ज्यादा आ रही, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल बढ़ गए उसके, तो ज्यादा टकरा के आ रही, तो धरती जरूरत से ज्यादा गर्म हो रही। अब धरती जरूरत से ज्यादा गर्म हो रही, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग का ही नया रूप है ग्लोबल हीटिंग, हम उस एंट्री कर चुके हैं अब उसके अंदर। तो अब धरती का तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, कॉन्सिक्वेंटली अनस्टंट तरीके के गलत परिणाम हो रहे हैं। अब धरती पे तापमान बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। ग्लेशियर का मतलब ऐसा बर्फ है जो जमा रहता है, बर्फ, वो धरती पे बैलेंस के लिए जरूरी है। अब ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है तो समुद्र का जो है लेवल बढ़ रहा है पानी का, क्योंकि ग्लेशियर बहुत है अनस्टंट, उससे समुद्र का जो है लेवल बढ़ रहा है। समुद्र में पानी का लेवल बढ़ रहा है, जो कोस्टल एरिया वो डूब रहे हैं। कई ऐसे द्वीप थे जो पहले थे, अब डूब रहे हैं धीरे धीरे, तो उसको लोग बाग धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। मुंबई के अंदर भी कैसे कर रहे हैं, थोड़ा 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 आने वाले टाइम पे डूब जाएगा। तो जो भी समुद्र के किनारे पे जो है वो डूब रहे हैं, तो इनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब पोली हाउस है, अब पोली हाउस के अंदर क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें आ रही है, लेकिन इस थैली से टकरा के उतनी वापस नहीं जा रही है, तो ये गर्म रहता है अंदर। कैसा रहता है, तो हम सर्दी के मौसम में भी हम लोग जो है इस तरीके से गर्मी वाली फसलें लगा सकते हैं। तो सर्दी के मौसम में हमने इसको माहौल को कंट्रोल कर लिया, फोर्सफुली कंट्रोल कर लिया। तो ग्रीन हाउस इसलिए नहीं कि उसके ऊपर हरा भरा नेट लगाते हैं, ग्रीन हाउस इसलिए है क्योंकि ग्रीन हाउस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। नेट लगा रही तो नेट हाउस बोल देंगे, पॉलीथीन लगा रखी तो पॉली हाउस बोल देंगे उसको। तो ग्रीन हाउस के ही प्रकार है, पॉली हाउस ये है, ग्रीन हाउस अलग से कुछ नहीं है। ग्लास हाउस है, पॉली हाउस है और नेट हाउस, ये क्या है, सारे के सारे ग्रीन हाउस, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि भाई ग्रीन नेट लगा रही है इसलिए उसे ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पे काम कर रहा है, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो फोर्सफुली हमने इसमें सर्दी के मौसम में तापमान बढ़ ही रहा है। अब गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, इसके अंदर हम ऊपर से फोगर चलाते हैं, पानी चलता है ऊपर से, क्या चलता है, पानी, पानी चलता रहता है तो ठंडा रहता है। साइड में एग्जॉस्टिंग फैन लगे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, गर्म हवा को बाहर फेंकते रहते हैं ऐसे, और ये ठंडा रहता है। तो हम वहां पर भी तो साल भर हम इसमें फसलें ले पाते हैं। खीरा लगाते हैं, अनशुल्क पैसा कमा रहे लोग, अपने कई मिलने वाले लोग कमा रहे, खीरे से बहुत पैसा कमा रहे। 2-3 फसलें साल की लेते हैं, खीरा बिकता है साल भर, अनशन खीरा लगता है, मजे मजे ऐसे। तो फोर्सिंग गार्डनिंग का मतलब क्या हुआ, सब्जियों की बेमौसमी खेती करना, ऑफ सीजन कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। शाबाश। इसी तरीके से एक आपको और ध्यान रखना है, प्रोसेसिंग गार्डनिंग क्या है बेटा, क्या है, प्रोसेसिंग गार्डनिंग। प्रोसेसिंग गार्डनिंग से तात्पर्य यह है, ये एक तरीके की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कैसी फार्मिंग है, समझने के लिए बता रहा हूं। जैसे कि कोई भी गांव है, तुम्हारा गांव है, या कोई भी एरिया विशेष, जैसे भारत सरकार क्या प्लान कर रही थी, वो जो कानून वापस ले लिए थे ना, जो कानून बनाए थे 3-4 साल पहले, तो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया तो वो कानून वापस लेने पड़ गए। तो उन्होंने क्या किया था, आवश्यक वस्तु अधिनियम में चेंज कर दिया था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रही थी, प्राइवेटाइजेशन करके। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी फिर, और उससे कैसे किसानों की हालत सुधरती। गवर्नमेंट की सोच बहुत सही थी, लेकिन फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो वो कानून वापस लेने पड़ गए। अब क्या होता है, जैसे कोई भी फैक्ट्री लगी, ठीक है, अब ये फैक्ट्री लगी, इसका काम है माना कि टमाटर के लिए सॉस बनाना, क्या बनाना, टोमेटो सॉस बनाना। अब टोमेटो सॉस बनाने के लिए ये कंपनी लग गई है यहाँ पे, इस कंपनी को बहुत सारे उत्पाद की आवश्यकता पड़ रही है, बहुत सारे अच्छे टमाटर चाहिए। तो इस एरिया के लोग टमाटर उगाएंगे, क्या करेंगे, सब लोग अच्छे टमाटर उगाएंगे। अब ये टमाटर उगाने के लिए इनको ये कंपनी सपोर्ट करेगी, तो ये टमाटर लगाएंगे तो किसानों की टेंशन नहीं रहेगी कि कहाँ बेचे, क्योंकि कंपनी को फुल टमाटर चाहिए, तो वो किसान उसको बेचेंगे और कंपनी खरीदेगी, क्योंकि कंपनी बाहर से थोड़ी लाएगी। तो वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं इसमें, तो इससे क्या किसानों की हालत सुधरती। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता, पहले ही बात हो जाती, सरकार उस कानून में ला रही थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जैसे एक कंपनी आई, मान लो यहाँ उदयपुर का जंगली इलाका है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जमीन है, वहां पे कुछ बाहर से कंपनी आई और जैविक तरीके से माना कि वो स्ट्रॉबेरी बनाने जा रही, क्या बना रही, स्ट्रॉबेरी जैविक तरीके से खेती कर रही। अब स्ट्रॉबेरी की खेती कर रही तो उसने किसानों से पहले लिखा पढ़ी कर ली जमीन के अनुसार कि मेरे पास इतनी जमीन, मेरे पास इतनी जमीन है। कंपनी ने पहले लिख लिया, ये भाव देंगे भाई साहब, क्या देंगे, इतना भाव देंगे,
तुम्हारा देनी हो तो दो, तो पहले बात हो जाएगी हाँ हम ये फिक्स है, बैठ के बात होगी। उसमें एसडीएम और था, उसमें उस कमेटी का मेंबर था एसडीएम। तो ऐसा नहीं होगा कि किसानों के साथ धोखा हो जाए, वो पूरा पहले उस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा। एक सरकार का मुखिया, कंपनी है, फार्मर, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। तो वो कहेंगे हाँ 25 रुपए किलो, चाहे कंपनी उसको 10 रुपए किलो में बेचे चाहे 50 में बेचे। तो किसान के लिए रिस्क नहीं थी उसमें कि भाई हाँ हमारा उत्पाद कम से कम बिक जाएगा, कंपनी को पेमेंट करना अनिवार्य। ऐसे शहद हो सकता है कि हम ऑर्गेनिक शहद बनाएंगे, कंपनियां ला के देगी किसान को, किसान के पूरे खेत में कॉलोनी लगा दी, किसकी, मधुमक्खी पालन के लगा दी, बॉक्स लग रही है। वो किसानों के पास वैसे कुछ है नहीं, पहाड़ी जमीन है तो पहाड़ी पे बॉक्स लग रहे हैं, ठीक है, और वहां पे जो है ऑर्गेनिक एक तरीके से अच्छा आयुर्वेदिक तरीके से तैयार हो रहा है कंपनी। तो ये इस तरीके, तो इसमें क्या होता है, ये बायलैटरल एक तरीके से रिलेशनशिप है। जनरल नॉलेज के लिए समझ लो, इसमें लिखना कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो जैसे चिप्स बना रही है तो लोग आलू उगाएंगे, इस तरीके से कहने का मतलब ये है। तो ये एक तरीके से प्रोसेसिंग गार्डनिंग है, ताकि प्रसंस्करण जो को बढ़ावा दिया जा सके। तो थॉमसन और केली ने 7 प्रकार बताए: ट्रक गार्डनिंग, मार्केट गार्डनिंग, फ्लोटिंग गार्डनिंग, सीड प्रोडक्शन गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, फोर्सिंग गार्डनिंग। अब इन सब में एक एक पॉइंट है, इसको छोड़ के सब में एक एक पॉइंट है। एक्सटेंसिव मेथड कौन सा है, ट्रक गार्डनिंग। इंटेंसिव कौन सा है, मार्केट गार्डनिंग। तैरते हुए उद्यान को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग। सबसे प्राचीन कौन सा है, किचन गार्डनिंग, ठीक है। सबसे वैज्ञानिक कौन सा है, सीड प्रोडक्शन। बेमौसमी खेती को क्या कहते हैं, तो ये सही नहीं। ये एक एक लाइन से प्रश्न आए हुए अलग अलग एग्जाम, जो नहीं लिखा वो लिख लो है। हाँ, हाइड्रोपोनिक्स एक अलग चीज है। हाइड्रोपोनिक्स तो हम अगर एनवायरमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं तो आ सकता है। हाइड्रोपोनिक्स अगर अपन पॉली हाउस वगैरह में जैसे कंट्रोल में करते हैं उसको तो आ सकता है, लेकिन ऐसा कोई उसका कोई आपस में संबंध नहीं है। क्यों? जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखो, यहाँ लिखना, इसके आगे लिखना है, खाली इतना ही लिखना है कि सीड प्रोडक्शन गार्डनिंग जो है उसके आगे लिखना सबसे वैज्ञानिक तरीका, सब्जियों को वैज्ञानिक तरीके से उगाना, या सबसे वैज्ञानिक प्रकार, मोस्ट साइंटिफिक मेथड। तो ये है, इट इज द मोस्ट, इट इज द मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, इट इज द मोस्ट साइंटिफिक, इट इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग, मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग, ठीक है सर। अभी एमएसपी को लेकर के फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बारे में भी कुछ बताओ सर। फार्मर बहुत दिनों से वहां बैठे हैं, गवर्नमेंट कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रही है, सर आप कुछ बताओ एमएसपी के बारे में। हाँ शाबाश। देखो कल मैं बता ही रहा था, ये अपना एक स्टूडेंट है, उसका आईएएस का इंटरव्यू थोड़े दिन बाद, अपना 2019 का स्टूडेंट है, उसका नाम है, क्या नाम इसका नहीं आता, टॉपर है रे, नाम याद नहीं आता चला, अरे क्या नाम इसका, रोज किस्मत खराब होती तो ऐसे ही होता है। गजराज, गजराज, गजराज नहीं, जिसका इंटरव्यू ले रखा मैंने 2-3 बार। तो गजराज मीणा करके लड़का था, बीएचयू में सिलेक्शन हुआ था उसका। अभी उसका आईएएस का 22 साल का है, प्री हो गया, मेंस हो गया, आईएएस का इंटरव्यू, आईएएस का इंटरव्यू अभी फरवरी में। तो उसके ऑप्शनल एग्रीकल्चर, फर्स्ट सेकंड दोनों ऑप्शनल एग्रीकल्चर। तो वो कह रहा है इंटरव्यू में कैसे तैयारी करनी। तो मैं उसको हर सप्ते का 1 घंटा दे रहा हूँ उसको, अभी कल बात करी, अब हर सप्ते का 1 घंटा दूंगा उसको, और एग्रीकल्चर के बारे में जो मैं जानता हूँ सब उसको बता दूंगा। अब सिलेक्शन तो डिपेंड करेगा कि मेंस में कितने नंबर है, मेंस के नंबर भी डिपेंड करते हैं, कम से कम लिस्ट में तो आ जाए। मैं तो उसको बोल रहा हूँ कि तेरे को प्रॉपर आईएएस बनना है, टॉप 50 में रैंक आए, 100 में रैंक आए तो बन पाएगा। इस बार सीटें भी ज्यादा है, 1100 से ऊपर। लिख लिया तुमने ये? तो उसमें एमएसपी के बारे में हम कल बात ही करते, ये टॉपिक कह रहा हूँ, तो सारी चीजें एक। तो किचन गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग में क्या लिखोगे, सबसे प्राचीन प्रकार, और फिर लिखना इंटेंसिव मेथड, सघन बागवानी। एक परिवार में एक लाइन लिखा दूं, किचन गार्डनिंग में नीचे एक लाइन लिख देना, किचन गार्डनिंग में एक लाइन छोड़ देना। उस लाइन में यूं लिखना है कि भाई अगर 5 से 6 मेंबर है, अगर एक घर में अगर 5 से 6 मेंबर है तो 250 मीटर स्क्वायर का एरिया काफी रहता है, 250 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे लिख देना, 5 से 6 सदस्य हैं तो 250 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब
सफिशिएंट है, 100% डिपेंडेंट रह सकता है उसको। तो 5 ऐसे लिख देना, जो लाइन में छोड़ने की बोल रहा था उसमें क्या लिखोगे, लिख थोड़ी पा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिखना, 5 से 6 सदस्य हेतु 250 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, ऐसे लिख दो। कम से कम 5 से 6 सदस्य हैं परिवार में, तो 250 मीटर स्क्वायर का एरिया ठीक रहता है। उससे में एक पॉइंट और लिखना, वो लिखना इंटेंसिव मेथड। इंटेंसिव मेथड का मतलब होता है सघन बागवानी। फिर लिखना फोर्सिंग गार्डनिंग। फोर्सिंग गार्डनिंग, वेजिटेबल फोर्सिंग या फोर्सिंग गार्डनिंग, यानी सब्जियों की बेमौसमी खेती करना। इसके आगे अगर पूरा लिखो तो ये लिखना सब्जियों की बेमौसमी खेती करना, और कोई भी शब्द अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना। सब्जियों की बेमौसमी खेती करना क्या कहलाता है, फोर्सिंग गार्डनिंग कहलाता है या वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। समझ गए, शाबाश। मैंने उधर ग्रीन हाउस केसेस का एक क्रम लिखा है, वो सही है कि नहीं है तुम्हें बताओ। देख, मैंने उधर ग्रीन हाउस केस का एक क्रम लिखा है। हाँ, किसी का छूट रहा हाथ खड़ा करो। लिखो वेजिटेबल फोर्सिंग, फोर्सिंग गार्डनिंग में लिखो बेमौसमी खेती करना, सब्जियों की बेमौसमी खेती करना फटाफट। ऑफ सीजन कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। दांत मत निकालो, दांत निकल जाएंगे सब तुम्हारे। अब देखो आगे, ठीक है। अब लिखो, ये लिख लो बस खाली, प्रोसेसिंग गार्डनिंग लिख लो, प्रोसेसिंग। ये मैंने ग्रीन हाउस गैस का एक ऑर्डर लिखा हुआ है, बताओ ये सही है कि नहीं। मात्रा के आधार पे लिखते हैं इससे, मात्रा के आधार पे लिख। और दूसरा कौन सा ऑर्डर, अच्छा जहरीला कौन सा ज्यादा, यूं नहीं, यही ऑर्डर आएगा। अगर ये ऑर्डर सही है तुम्हारे हिसाब से तो ये क्वेश्चन आरएस के अंदर आया, आरएस प्री के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। मेरे सारा गलत हो गया, दिमाग खराब। मैंने क्या कि सीएफसी को बाद में कर दिया था। सीएफसी मुझे लगा कि भाई उसमें जहरीला है तो कम ही होता होगा ऐसे। अगर तुम इसको पहले इसको सेट कर लो, सही है ये, फिर ये क्वेश्चन आया। अब लिखो, अब एक टॉपिक डालना आपको, ये यहां तक हमने डन कर लिया, 2 बातें अपनी अच्छी खासी कंप्लीट। इसमें खाली इसका नाम लिख के छोड़ देना। तो 7 प्रकार हो गए। इसमें लाइन का कोई अर्थ नहीं, प्रोसेसिंग का मतलब ये भाई ऐसी कोई बात पूछी हुई है नहीं कभी, ना ही कुछ है। प्रोसेसिंग का मतलब प्रसंस्करण। 7 प्रकार हो गए, 7 प्रकार पता रह जाएंगे। अब लिखो 1 वर्षीय मौसमी फूल। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक लिखो, 1 वर्षीय एक वर्षीय मौसमी फूल। इसका मतलब है सीजनल एनुअल फ्लावर्स। इनको वैसे सीधा एनुअल फ्लावर्स ही कहते हैं, एनुअल फ्लावर। ऐसे फूल हैं जो एक सीजन में खत्म, एक सीजन में लगेंगे। देखो इनका बहुत रोल है। एक हम जब गार्डनिंग के सिद्धांत पढ़ते हैं, बाद में लिखना, आप खाली सुनना है, ठीक है। 2-4 बातें याद रखनी, सुनना। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है ARO वगैरह में, तो कुछ फिक्स फूल बताऊंगा, ज्यादा नहीं। गार्डनिंग के जो सिद्धांत है उसमें एक सिद्धांत आता है हार्मोनी, क्या आता है, और एक आता है मोबिलिटी। क्या आता है, मोबिलिटी का मतलब चीजें बदलती रहती। तो गार्डन के अंदर ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि पूरे साल भर एक जैसा लग रहा है, मोबिलिटी रहनी चाहिए। मोबाइल का मतलब बदलाव होता रहना चाहिए। तो 1 वर्षीय मौसमी फूल उसके लिए बहुत जरूरी। ऐसा नहीं हो कि आप किसी भी महीने में जा रहे हो तो एक जैसे फूल आ रहे हैं। आप क्या करोगे, अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके के फूल लगते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, गर्मी का मौसम है, कैसा मौसम है, गर्मी का मौसम है। गर्मी या ग्रीष्म ऋतु, गर्मी या जो ग्रीष्म ऋतु है यानी गर्मी का मौसम है, तो उसमें कुछ फिक्स फूल लगते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में आपको जैसे अच्छे खासे फूल लगाने, तो ये फूल लगाने तो 4-5 बता रहा हूं, याद रखना। तो पहला है गर्मी वाले, इनको आप पौधे कब लगाओगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली यूं लिख रहा हूं। पौधे लगा दोगे आप लोग अप्रैल मई में। कब लगाओगे,
अप्रैल मई महीने में आप नर्सरी तैयार कर लेना। फिर आप खेत में लगाने को क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटिंग। क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटिंग का मतलब प्रतिरोपण। तो आप उसके बाद में लगभग 1.5-2 महीने बाद में प्रतिरोपण कर लो, यानी कि जून जुलाई में। जून जुलाई के अंदर हम क्या करेंगे, इनको आपको जहां पर भी गार्डन में लगाना वहां लगा देंगे। तो इसके अंदर कुछ फूल आते हैं जो आपको याद रखना है, मेरे साथ में बोलना है, बोलो। जीनिया, कोचिया, कोचिया, पोर्चुलेका या पोर्चुलाका, टिथोनिया, टिथोनिया। ये 4 ही काम के हैं। एक सूरजमुखी और है, सूरजमुखी, बट वो इतना खास नहीं है जितने ऊपर वाले 4 हैं। ये 4 फूल आपको एनी हाउ याद रखने हैं। बोलो, जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया। जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया। इसमें ये कोचिया ऐसा प्लांट है जिसके अंदर फूल नहीं आते, पत्तियां इसकी बड़ी सुंदर आती है, इसलिए इसको कहते हैं फोलिएज प्लांट। क्या कहते हैं? फोलिएज प्लांट का मतलब जिसकी पत्तियां काफी अच्छी होती है, जिनको पत्तियों के लिए ही हम लगाते हैं, रंग बिरंगी कलरफुल पत्तियां भी ऐसे, फोलिएज प्लांट। इसको हम बर्निंग बुश भी कहते हैं, याद नहीं रखना, लेकिन वो एक्स्ट्रा है। क्या है भाई? एक और लिख रहा हूं, इसको कहते हैं बर्निंग बुश। क्या कहते हैं? बर्निंग बुश भी कहते हैं, याद नहीं रखना। क्या याद रखना है? ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि फोलिएज एनुअल प्लांट कौन सा है? कोचिया। अच्छी बात है। बाकी इन सब के अन्य नाम भी है, लेकिन याद नहीं रहते हैं, आप याद रखना भी मत, ना कभी आते हैं। जैसे इसको हम लोग कहते हैं यूथ एंड एज। क्या कहते हैं? बोलो, यूथ एंड एज। इस प्लांट का नाम है जीनिया का यूथ। पोर्चुलेका को बोलते हैं सन प्लांट। क्या कहते हैं? सन। बिच्छू बेल है रे। अरे पोर्चुलेका क्या है? ये बिच्छू बेल है। पोर्चुलेका को क्या कहते हैं अपन? तुम जानते हो सब लोग। इन सब के कल फोटो बताऊंगा। बिच्छू बेल गांव के अंदर होते हैं, बिच्छू बेल। सन प्लांट, सूरज उगता है, इसके फूल उग जाते हैं, खुल जाते हैं, मतलब सूरज उगेगा, फूल बाकी वापस ऐसे। तुमने देख लिखा, सन प्लांट कहते हैं इसको। और टिथोनिया। और ये अब आपके प्रश्न यहां से क्या आएगा? वो आएगा कि कौन से मौसम का कौन सा फूल है। तो गर्मी वाले तो तुम्हें याद हो गए। बोलो, जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया। जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया। क्या बात, याद हो गए? बोलो, जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया। 2-3 बार बोलूंगा, 3 दिन तक रोज बुलाऊंगा, याद हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप तुम्हारे सिस्टम में आएगा। ये कौन सी ऋतु वाले? ग्रीष्म। अब हम सेकंड जो मौसम है उसे हम कहते हैं वर्षा ऋतु। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? वर्षा ऋतु का मतलब होता है रेनी सीजन। क्या है? रेनी सीजन। गर्मी को क्या बोलते हैं? समर सीजन। तो ये तो सारे के सारे समर सीजन एनुअल है। ये रेनी सीजन मतलब बारिश में इनको लगाते हैं। कुछ फूल आते हैं इसमें। तो सबसे पहले है प्लांटिंग। क्या है? पौधरोपण को बोलते हैं प्लांटिंग। तो ये अपन ने जो है उल्टा लिख दिया, तुम्हें पता ही नहीं रहता तुम्हें कुछ। तुम्हें तो कुछ पढ़ा है, चल जाओ, जय सिया राम। भाई गर्मी में इनको लगाएंगे तो तुम ये नहीं बोल सकते थे कि सर जून जुलाई के अंदर तो बारिश होगी। तो इनको हम लोग दिसंबर जनवरी में करते हैं। क्या करते हैं? दिसंबर जनवरी में हम इसका पौधा तैयार करते हैं और फरवरी मार्च में इसको हम लोग इसके अंदर लगाते हैं। इनको हम लोग करेंगे अप्रैल मई के अंदर। और इनकी ट्रांसप्लांटिंग खेत में लगाने को क्या बोलते हैं गाइस? ट्रांसप्लांटिंग हम करेंगे जून जुलाई। अब इसके अंदर इनको याद रखने की एक ट्रिक याद रखना। देखो, बोलो, ABCCGG। ABCCGG। इनको मैं याद करा दूंगा, गारंटेड है। ठीक है, लेकिन बार बार पढ़ना, तुम्हें पढ़ना। बोलो, अमरेंथस, एमरेंथस, बालसम, बालसम, कॉक्सकॉम्ब, कॉक्सकॉम्ब, कॉस्मोस, कॉस्मोस, गेलार्डिया, गेलार्डिया, गोम्फ्रेना,
गोम्फ्रेना, ABCCGG, अमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, गिलार्डिया, गोम्फ्रेना। 11वीं की किताब वालों ने क्या कर रखा है कि सारे मिक्स कर रखे, तीनों सीजन के अंदर आधे फूल तो मिक्स, अलग अलग सीजन। मैंने अलग अलग जगह देख के कुछ ऋतुएं फिक्स की जहां से तुम्हारा प्रश्न सही हो सके, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी आ रहा था। तो मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको एक बार ध्यान रखना है। अमरेंथस का एक नाम और है लव लाइज ब्लीडिंग। क्या कहते हैं इसको? बोलो, लव लाइज ब्लीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। बाल्सम को कहते हैं गुल मेहंदी। क्या कहते हैं? ये कोई ना, कॉक्सकॉम का मतलब, कॉक्स का मतलब मुर्गा, तो मुर्गे की जो छतरी होती है ना मुर्गे की, जैसे ये मुर्गा, मुर्ग कलंगी, क्या बात है, तो उसको हम लोग कहते हैं मुर्गकेश। इसका नाम क्या है? इसको मुर्गकेश भी कहते हैं। कॉस्मोस वगैरह, गेलार्डिया का अन्य नाम आए दिन आता है एग्जाम। गेलार्डिया को ब्लैंकेट फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, ब्लैंकेट फ्लावर, ब्लैंकेट फ्लावर, ये तुमको याद रखना है। ब्लैंकेट फ्लावर एग्जाम में आएगा तुम्हारे अगले टेस्ट। एक तो आएगा कोचिया, फोलिएज प्लांट है, क्या है वो, और एक आएगा गेलार्डिया जिसका नाम क्या है? ब्लैंकेट फ्लावर। ABCCGG, एमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, गेलार्डिया, गोम्फ्रेना। उधर वाले जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया, जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया, टिथोनिया, ABCCGG, एमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, गेलार्डिया, गोम्फ्रेना। प्रैक्टिस, अगर तुम पूरी हॉर्टिकल्चर की रोज 15 मिनट प्रैक्टिस करो ना, तो सारे वैज्ञानिक नाम, वेराइटीन, फेराइटीन सब तुम्हारी जबान पे आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होता है सारा काम। किससे होता है? जैसे कोई भी, जिस दिन हमने वो लाइन पढ़ी थी फ्लोक्सिनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन, वो अगर हम 3-4 दिन तक रिपीट करते हैं तो अब तक तो याद हो जाती। बोलो, फ्लोक्सिनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन। शाबाश, ऐसे इनको लिखो, आगे वाला लिख रहे हैं, लिखते ही जाओ। तो गर्मी वाला लिखो और वो लिखो, फिर अगली सीजन लिखिए। ओरा का फर्क पड़ता है, ओरा, आप जिस माहौल में रहते हो उसका फर्क पड़ता है। अगर आप कई दिनों तक रेगुलर मैंने कई बार मीटिंग में ऐसे किया, सर ने इसको अप्लाई भी किया। मैंने कहा हर क्लास के शुरू के 10 मिनट प्रैक्टिस सेशन होना। क्या होना? प्रैक्टिस, क्योंकि जो चीजें वैज्ञानिक नाम याद नहीं हो रहा, बार बार बोलोगे तो फट फट याद आ जाएगा, अपने आप याद आएगा। कोई भी चीज है, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, देखो प्रैक्टिस से बहुत फर्क पड़ता है। लिख लिया? हाँ, कौन है? माइनर है क्वेश्चन, पता नहीं क्या ही होना चाहिए आपसे। ऐसा कोई क्वेश्चन आता थोड़ी, कहाँ से है ये क्वेश्चन? तुक्का तो क्या ही लगाए, इसका कोई लॉजिक नहीं खास। मैं होता तुक्का तो लगा के आता है एक बार, इसका कोई लॉजिक नहीं। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता थोड़ी है। ये किस एग्जाम में आया हुआ है? नहीं, ये इस बीच वाले कह रहा हूँ, ये तो कोई बात नहीं इसका।
इसको तो मैं और देख के बता दूंगा। ये तो पहले भी किसी ने बोला था, मैंने देखा नहीं था इसको। ये तो काफी माइनर है। ये तो क्वेश्चन हो सकता है या तो एआरएस का क्वेश्चन, या हो सकता है नेट का, नेट फ्रूट साइंस का क्वेश्चन है ये। हाँ, डबल ओ कौन सा डबल ओ? चलो देखेंगे इनको फिर। हाँ तो देख, ये देखो इसमें क्या रहता है, कई बार इनका रहता है वहां के चलने वाली किताब। जैसे वहां की किसी जैसे अपने यहाँ आरपीएस की किताब चलती, वैसे वहां पर भी वहां के स्टेट की कोई किताब चलती, उसमें अगर कोई लाइन उन्होंने लिख दी ना एनसीईआरटी टाइप, फिर वो दे देते हैं वो चीज भी हो सकती। मैं इसका एक इसको फोटो ले लेता हूँ, फिर तुम्हें और देख के चर्चा कर लेंगे। और यहां तक लिख लिया सबने? कोई बात नहीं, अच्छी बात। आप लोग भी और पेपर हल करा करो, कोई डाउट हो तो पूछा करो। लेकिन इसमें क्या कई चीजें रहती है, जैसे जैसे कई कई प्रश्न ऐसे आते हैं जो वहां के पर्टिकुलर किसी राज्य का प्रश्न है, तो वहां कोई किताब चल रही है तो वहां से भी प्रश्न आते हैं। देखो आजकल ज्यादातर राज्य जो भी पेपर होते हैं वो इसका पूरा ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन तो ये देख ले, तू देख ले। चले आगे। और सारे प्रश्न आए हैं जरूरी भी नहीं होता, देखो सारे प्रश्न आए हैं जरूरी नहीं होता। 100 में से 100 नंबर तो कोई कट ऑफ जाती नहीं कब, सही नहीं। चलो, कई क्वेश्चन वो एग्जाम बनाने वाला फिक्स बनाते हैं पहले से ही, ये तो आएगा ही नहीं उसको हर एग्जाम में। हाँ, 15-20% प्रश्न तो ऐसे आते हैं जो नहीं आते हैं, फिर अब उसको ढूंढते रहते हैं उसको। नहीं होता है सर इसमें, सही है ये बात है। अगर ये सही नहीं होती तो जैसे ये प्रश्न मेरे को नहीं आ रहा, फिर भी मैं नौकरी लग गया, सही नहीं। इसका मतलब यूं एक भी 100% नहीं होते, तभी तो कट ऑफ कम जाती है। जेआरएफ के पेपर होने लगे, ये एनटी करा रहा, उसके बाद कट ऑफ कितनी जाती है? 300 नंबर पर टॉपर, 400 में से। पहले जेआरएफ के पेपर होते थे पूरे में से पूरे आ जाते, कई बार 95% में। अब थोड़ा लेवल 200 नंबर पे आप 400 में से 200 नंबर पे आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। तो पेपर अब क्या थोड़े टफ आने लगे। एनसीईआरटी टाइप का माहौल हो गया, किताब की लाइन कॉपी करने का पैटर्न चल गया आपने, वो ठीक नहीं है वैसे। जेड में प्रश्न ऐसे आए हमारे पिछले साल। चले आगे। जितने भी ये जो फूल है, मान लो कि 100 फूल है, 100 में से 70 से 80 तो खाली सर्दी के मौसम वाले ही, तो सर्दी में ही आते हैं। तो तुक्का लगाना सर्दी में लगे। कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, गैलार्डिया और गोम्फ्रेना। तो ज्यादातर जितने भी फूल आएंगे सब सर्दी के मौसम वाले ही हैं, कुछ को छोड़ के जो मैंने लिखा रखे। अब बच्चे जो सारे सर्दी वाले, कुछ मोटे मोटे सर्दी वाले मैं बताता हूँ। हो गया। अब लिखो तीसरा वाला, देखो सर्दी ऋतु, शरद ऋतु या सर्दी का मौसम, विंटर सीजन एनुअल्स। ये रेनी सीजन हो गए, समर सीजन हो गया, अब लिखो विंटर सीजन एनुअल्स।
विंटर सीजन एनुअल्स। अब लिखो सर्दियों वाले फूल यानी विंटर सीजन एनुअल्स। ओके गाइस, अभी ये किस किस के छूट रहा है, ये वाला किस किस के छूट रहा है, सबका हो गया। अब लिखो तीसरा, लिखो सर्दी ऋतु। बेटा सर्दी ऋतु को बोलते हैं विंटर, क्या कहते हैं, विंटर सीजन। विंटर सीजन के अंदर कुछ फूल ऐसे हैं जो इनको लगाएंगे कब, जैसे प्लांटिंग कब करेंगे, प्लांटिंग सितंबर अक्टूबर में। कब करेंगे, सितंबर अक्टूबर में। इनके ट्रांसप्लांटिंग कब करेंगे, अक्टूबर नवंबर में। इस तरीके से हम इनको लगाएंगे, ये कोई टाइम याद नहीं रखना है। कौन कौन से फ्लावर है देखो हम कितने याद रख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से फूल है इसमें गाइस, सबसे पहले लिखो एंटीरिनम। एंटी नहीं, इधर देख लो, एक बार देख लो ताकि तुम्हारे जम जाएगा। 2 मिनट में लिख लेंगे बाद में, खाली 4-5 फूल है। एंटीरिनम को कहते हैं डॉग फ्लावर। क्या कहते हैं, डॉग फ्लावर भी कहते हैं, स्नेप फ्लावर भी कहते हैं। आगे और भी है, एस्टर। क्या है, तो मैंने इसको क्रम से लिखा है, एंटीरिनम एस्टर। क्या है, एंटीरिनम एस्टर। बोलो क्राइसेंथेमम, गुलदाउदी की बात हो रही है, बोलो क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, कार्नेशन, कैंडी टफ्ट, अरे बोलो कैंडी टफ्ट, कैलेंडुला, कैलेंडुला। अभी क्या, थोड़े साल पहले मैं जब यहाँ एक रूम पे रहता था, सामने उधर एक जैन समाज का मकान, तो वहां घर के बाहर क्या लगाने का सिस्टम था, ऐसे ऐसे जैसे गेट था, उसके बाहर यूं ऐसे ऐसे ये था, ऐसे वहां पे वो बने हुए थे, ऐसे तरीके से, इस तरीके से बन रखा था। तो मैंने वहां खूब फूल लगाए उस साल, गमले लाया, गमले में एनुअल फ्लावर नर्सरी मिल जाते हैं, तो वहां पे खूब फूल लगे, बढ़िया बढ़िया शानदार, यूं माहौल बन गया। ये दोनों सब ऐसे फूल ही फूल मस्त वाला। वहां मैंने कैलेंडुला लगाया था सबसे ज्यादा। कैलेंडुला का क्या फूल बड़ा प्यारा होता है, थोड़ा बड़ा फूल होता है, दिखता भी है, बाकी तो इन सब के फूल बड़े छोटे छोटे से होते हैं। कैलेंडुला को हम लोग कहते हैं पोर्ट मैरीगोल्ड। क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पोर्ट मैरीगोल्ड। ये नाम याद रखना चाहो तो कैलेंडुला का नाम याद रखना, पोर्ट मैरीगोल्ड। क्या कहेंगे, कुछ और फ्लावर भी हम यहाँ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर आप लोग मेरे साथ रिपीट करना, बोलो हेलिक्राइसम, हेलिक्राइसम, स्वीट पी, स्वीट पी, स्वीट सुल्तान, स्वीट सुल्तान, स्वीट विलियम। तो ये तीनों देखो स्वीट वाले तो याद ही हुए, स्वीट पी, स्वीट सुल्तान, स्वीट विलियम। पिटूनिया पेंजी, क्या याद रखोगे, एक तो है पिटूनिया, पिछले साल हमने रघुनाथपुरा लगाया था, पिटूनिया और पेंजी। पेंजी, पेंजी को हम लोग बोलते हैं किंग। ये जो पेंजी है ना, पेंजी, पेंजी को बोलते हैं इन सभी फूलों का राजा, एनुअल फ्लावर का किंग है वो, बाद में लिखेंगे अपन, एक वर्षीय मौसमी फूलों का राजा, इसको बोलते हैं किंग ऑफ एनुअल फ्लावर, बाद में लिख लेंगे। तो अभी इनको हम याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, बोलो एंटीरिनम, एस्टर, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, कैंडी टफ्ट, कैलेंडुला, हेलिक्राइसम, स्वीट पी, स्वीट सुल्तान, स्वीट विलियम, पिटूनिया पेंजी। तो अभी तक हमने कुछ पढ़ा क्या, एक बार मेरे साथ और रिवीजन करो, बोलो जीनिया कोचिया पोर्चुलेका टिथोनिया, गर्मी वाले, जीनिया कोचिया पोर्चुलेका टिथोनिया। फिर हमने पढ़े थे रेनी सीजन, बोलो ABCCGG, अमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, गैलार्डिया, गोम्फ्रेना। सर्दी वाले आपको बोले एंटीरिनम, एस्टर, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, कैंडी टफ्ट, कैलेंडुला, हेलिक्राइसम, स्वीट पी, स्वीट विलियम, स्वीट सुल्तान, पिटूनिया पेंजी।
ये फूल इतने बढ़िया होते हैं वास्तव में, हर्बेशियस बॉर्डर होते हैं, हर्बेशियस बॉर्डर, उसके दोनों साइड में हम जो उसी को तो बोलते हैं, ये रंग बिरंगे फूल लगाते हैं, बहुत शानदार शानदार इनके फूल आते हैं। ठीक है, इनको लिख लो एक बार फिर देखते हैं। हाँ भाई, कौन सा फेवरेट तुम्हारा फूल? कल फोटो बताऊंगा, कल बताना, ठीक है? कल बहुत सारे फोटो में पेन ड्राइव मिल नहीं रहा है, पेन ड्राइव चोरी तो नहीं हो गया? इसी जेब में रखा था मैंने, पेन ड्राइव था, उसमें मैंने सारे फोटो ले रखे हैं, देखो बताने के लिए। तो और भी है, गार्डन वार्डन कैरिन कैन, और भी कई चीजें पढ़ेंगे अभी तो। लटकती हुई टोकरियों में लगाते हैं, हैंगिंग बास्केट, हैंगिंग बास्केट में पिटूनिया लगाते हैं तो क्या गजब लगता है, गजब लगता है, कैसा लगता है? गजब, शानदार। जब आप पिटूनिया, हमने रघुनाथपुरा लगाए, मैंने बहुत सारे फूल लगाए, वो जो हैंगिंग बास्केट, लटकती हुई टोकरियों में, सबको, कईयों को लगाते हैं, कहीं इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन सब सर्दियों वाले, ध्यान रखना। तुक्का लगाओगे ना, तुक्का, जैसे कोई ऐसा फूल आ गया तो तुम सुनना ही नहीं, ऐसा फूल आ गया सुना ही नहीं, मैंने बताया नहीं, तो तुम उसमें तुक्का लगाओगे सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों का मौसम आया है, फूलों का मौसम आया। कैसा मौसम आया है? एंटीरिनम, एंटीरिनम कौन सा? कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट, ये फ्लावर है बेटा, कैंडी टफ्ट, TUFT, कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट, टफ्ट है ना, टफ्ट लिखना था मेरे को, मैंने इसको ऐसे लिखा इसलिए तुम्हें समझ में, कैंडी टफ्ट, टफ्ट, TUFT, कैंडी टफ्ट, टफ्ट नहीं, टफ्ट, फा लिखना बीच में, ठीक है? एफ यानी फा, टफ्ट। समझे बच्चों? आवाज, अब मैं तुम्हें एक फोटो बताता हूँ इनका, एक एक फोटो बताता हूँ बढ़िया। प्रश्न आएगा, कोट मेरीगोल्ड किसको कहते हैं? इसके आगे लिखना राजा, पेंजी के आगे लिखना किंग ऑफ एनुअल फ्लावर्स, किंग ऑफ एनुअल फ्लावर्स यानी एक वर्षीय मौसमी फूलों का राजा। तो पेंजी इज कॉल्ड की, पेंजी, पेंजी को बोलते हैं किंग, पेंजी, तो पेंजी को बोलते हैं किंग। लिख लिया? पेंजी, पेंजी, किंग ऑफ एनुअल फ्लावर। क्राइसेंथेमम गुलदाउदी, किसको? क्राइसेंथेमम को गुलदाउदी बोलते हैं, कितनी बार कह रहा हूं, गुलदाउदी। अरे बेटा सुनो रे, आवाज नहीं, अरे रुको, चुप रहो, चुप रहो, मानते नहीं हो? जब इनको हम लटकती टोकरियों में लगाते हैं ना, इसको पिटूनिया को, और भी इससे कहीं, पिटूनिया तो इतना ठीक नहीं है, ठीक ठाक है, और कई फ्लावर है, बहुत सुंदर सुंदर फूल है, बहुत खूबसूरत ये नजारे होते हैं। ठीक है, तो गार्डनिंग तो आपकी हॉबी होनी चाहिए, जैसे इंटरव्यू में नहीं बैठ रहा नहीं तो पूछते हैं तुम्हारा शौक क्या है, तो गार्डनिंग अपन हॉबी में लिखते हैं, जैसे गार्डनिंग, गार्डनिंग के फायदे बहुत है, माइंड मूड फ्रेश होता है, मूड फ्रेश होता है, एक्सरसाइज होती है, करके फल घर पे मिल जाते हैं, फूल लगा लो, ये लगा लो, ये वो, तीन तीन पांच, ये सभी ठीक है। ठीक है, दीज आर द फ्लावर्स, आप कल पढ़ के आओगे इन सब को वापस, कि कौन से फट फट यूं बोल जाना, मैं जैसे बोलूंगा वैसे। तारीख बताओ, 26,